लेकिन शुरुआत परंजय सर मैं आपसे कर रहा हूं। जो एक दौर चल रहा है, इस दौर में देखा जा रहा है कि जब जब कहीं चुनाव होने वाले आते हैं, वहां जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी मतलब राज्य की अपोजिशन पार्टी नहीं, सेंटर में जो पार्टी पावर में है उसके अपोजिशन में जो पार्टी अलायंस है, उस अलायंस या पार्टी के लोगों को सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से लव लेटर भेजा जाना शुरू हो जाता है। तो क्या इन लव लेटर से जनमत प्रभावित होता है या हो सकता है? आप हाल ही में कलकत्ता से घूम के आए हैं, जहां एक ऐसी वॉशिंग मशीन में पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय गए थे, जहां से धुल के अच्छे से साफ होकर के बढ़िया डिटर्जेंट के यूज किया उन्होंने, वहां से साफ होकर के निकले हैं और वापस पुराने घर में आ गए। तो क्या अब इसका असर यूपी में दिखाई देगा? अभिषेक जी, मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका कार्यक्रम में इस विषय के ऊपर, इस चर्चा के विषय के ऊपर आपने हमें बुलाया। आपका सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे आधा मिनट लेना चाहता हूं। जी, ये जो शब्द है ना, जो एडविन लर्टियंस का बात आपने किया, वो विलायत में ब्रिटिशर थे, अपना जो पदवी था, अपना नाम को उच्चारण करते थे लटियंस। फिर भी कोई बात नहीं, बहुत वो ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इस इलाका में, राजधानी में जितने लोग रहते हैं, इसमें बहुत एक बड़ा हिस्सा लोग देश के आम आदमी से उनको जो मिलना चाहिए वो लूट कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप इसको लूटियंस दिल्ली बोलिए, इसमें हमारा आपके साथ मैं सहमत हूं। दूसरी बात है कि आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आप जिस दिन हमें टेलीफोन किया ना, जरूर आपका सारे बात हमारे माननीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके साथ पता नहीं कितने हजारों लोग काम करते, सब बात सुन रहे हैं आपकी। ये आपका सौभाग्य है कि मेरा फोन पेगासस हो गया, तो आपका जो भी आपने हमें कहा सब कुछ सुन रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। आप ये जो चर्चा का जो विषय, जो सवाल आपने उठाया, देखिए, ये जो अलग अलग संस्था, आयकर विभाग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी और भी ऐसे बहुत सारे संस्थाएं, जैसे आपने जिसका नाम नहीं किया, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये सारी संस्था को एक तरह हथियार बन गया। अच्छा, पहला बात है कि नया तो सब नहीं है, इंदिरा गांधी के जो आपातकालीन समय में भी ये संस्था का दुरुपयोग हो रहे थे। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, उस समय इंडियन एक्सप्रेस सरकार का खिलाफ बहुत कुछ लेख छपा था, और उस समय इंडियन एक्सप्रेस का स्थापन जिन्होंने किया, उनका मालिक था रामनाथ गोयनका जी। आपको याद होगा कि बहादुर शाह जफर में उनके दफ्तर के ऊपर कॉरपोरेशन के लोग, फलाना ढिमकाना, आयकर विभाग, सब लोग पहुंच गए थे। फिर भी गोयनका जी और उनके साथ और भी लोग थे, वो उनका हिम्मत थे, वो किसी से डरते नहीं, वो लड़ा, और बाद में एक के बाद एक सब केस बस खत्म हो गया। उस समय दिल्ली में मेरे को जितना याद है कि जगमोहन जी उस समय थे वहां पे, उनका एक बहुत वरिष्ठ एक पोस्ट एक जगह में उन्होंने थे। फिर भी आप उस समय, आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी का जो आपातकालीन समय, ज्यादा समय नहीं, 19 महीना रहा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब वो जो पहला 19 मंथ जो आपने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सारे राजनीतिक दल जो इंदिरा गांधी के विरोध कह रहे थे, वो बात शुरू कर दिया, जिन सारे लोगों को उनका जेल के अंदर डाल दिया था, वो आहिस्ता आहिस्ता निकल गया। और 21 महीना के बाद मई 77 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गए। मगर पिछले जो साढ़े 7 साल से हम ज्यादा समय हम देख रहे, एक के बाद एक संस्था जो सत्य में है, हमारा माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व में, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सिर्फ सरकार को जो विरोध कर रहे हैं, और राजनीतिक दल हो सकता है, लोग हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, सिर्फ इनके खिलाफ आयकर विभाग जांच कर रहे, ईडी जांच कर रहे, आपका सीबीआई जांच कर रहे, एनसीबी, आपको मालूम है सुशांत सिंह राजपूत का कहानी, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान का कहानी, ये सब
हथियार बन गया, जो भी सत्य में है। मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं, मैं एक पोर्टल का सलाहकार हूं, न्यूज क्लिक, उनके खिलाफ भी ईडी, आपका आयकर विभाग, दिल्ली पुलिस का ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, सब जांच कर रहे हैं। आपको ये भी मैं बोलने में हमारा कोई शक नहीं है, मेरे को भी बुलाया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमें भी बुलाया, मैं भी उनका दफ्तर पहुंच गया हूं। उनका दफ्तर में जाने के पहले हमें 700 ऐसे कागज लेके जाना पड़ा, इतना मोटा एक थैला लेके जाना पड़ा। तो मैंने उनको बोला कि भाई, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, कि यही सजा है मेरा कि हमें 700 पृष्ठा तैयार करना पड़ा आपके दफ्तर आने के बाद। वहां पहुंचने के बाद बोला कि आपका बीबी के नाम में कोई गाड़ी है? बोला हाँ बिल्कुल। तो आपने ये नहीं दिया? तो बोला हाँ, एक बार फोन करके पूछ लीजिए ना उनके गाड़ी का नंबर, आरसी का नंबर। मैंने बोला कि सर, मैं जानबूझ के मेरा फोन नहीं लाया, मैं झूठ बोला जी, मेरा गाड़ी के अंदर मेरा फोन था। मैंने बोला भाई साहब जी, आपको मदद किया मैंने, आपको सुरक्षा किया, क्योंकि हमारा फोन के अंदर पेगासस है, तो आपके साथ जो बातचीत हो रहे वो भी सुन लेंगे सब लोग। तो वो उसको मजा नहीं लगा, उसको पसंद नहीं आया मैं जिस तरह से बात की। तो फिर और भी 100 कागज उनको देना पड़ा। मगर मेरे साथ मैं तो मजाक उड़ाया, मैंने बहुत सारे कहानी सुनाया, मैंने भूरे लाल का कहानी में, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का समय का कहानी, बहुत कुछ बताया। ईडी को आज भी बहुत साल से दुरुपयोग हो रहा है ईडी। फिर भी मैंने बोला कि जिस तरह से, जिस स्केल, जिस रफ्तार से आज हो रहा है, पहले मैंने समझता हूँ भारतवर्ष में कभी नहीं। तो इसीलिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, जिस तरह से सीबीआई का जो निर्देशक को रात 12 या 1 या 2 बजे उसको हटाते, क्यों? इस विषय के ऊपर मैं बता सकता हूं कुछ। ईडी, आयकर विभाग, हाँ जी, मेरे पास भी प्रेम पत्र आया है, 9 साल पुराना हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमारा एक प्रेम पत्र आया कि यार तुमने 1.5 लाख रुपया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिखा रहे हो, मगर तुमने हमारे खाता में, हमारा आयकर विभाग में तो नहीं दिखा रहे। दौड़ झाप करना पड़ा, मेरा सीए के पास गया, ये गया वो गया, 9 साल पुराना कागजे कहाँ थे। फिर पता चला कि उस समय में लोकसभा टेलीविजन के लिए कुछ काम कर रहा था, वो भी हमें पैसे दे रहे थे, और पैसे के देने के पहले वो काट रहे थे हमारे लिए जो टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फिर मेरा अपना अकाउंटेंट साहब, उनको चिट्ठी लिखा कि बोला आप क्या कहते हैं कि भारतवर्ष का सांसद, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट जो दफ्तर है, जो सचिवालय है, आप कह रहे हैं ये आपको झूठ बोल रहे हैं? तो फिर आप चुप हो गए। बहुत महीना हो गया, अभी फिर दोबारा हमारे पास आयकर विभाग का प्रेम पत्र नहीं आया। मगर मैं तो ईडी के पास जब गया, हम तो मजाक उड़ाया उनके साथ, वो बोला क्या खाना खिलाएंगे हमें, ये वो। हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जो काम करते थे उसके, उनको घंटों पर बैठा रहा। जो अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसेस इज द पनिशमेंट। तो आप देखिए, दैनिक भास्कर कहिए, भारत समाचार कहिए, न्यूज लॉन्ड्री कहिए, न्यूज क्लिक कहिए, हर जितने लोग, जो ममता बनर्जी का जो भतीजा है उनके बीवी के खिलाफ, शरद पवार जी के खिलाफ, उनके जो रिश्तेदार है, सबके खिलाफ आप देखिए किस तरह से एक एक करके इन जा रहे। और आप इनसे पूछिए, और हमें तो कुछ मालूम नहीं है, ये आयकर विभाग अपना काम कर रहे हैं, हमें मालूम है। जो हमारा मंत्री जी है ना, सूचना और प्रसारण मंत्री जी, उनसे एक बार सवाल उठाया था कि आप क्यों इन लोग के खिलाफ क्यों आप हैं? बोले नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, ये अपने आप करते हैं, सीबीआई अपना काम करते हैं, आयकर विभाग अपना काम करते हैं, ईडी आपका काम करता है। वायर का सिद्धार्थ वर्धराजन, कोविड चल रहे थे, कोविड का पहला लहर चल रहे थे, बाबा पता नहीं कितने 100 मील दूर से पहुंच गया उनका घर, एक एफआईआर कि आप किसी का मानहानि किया। तो देखिए, आज अत्यंत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे जो सत्य में है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो भी सत्य में रहते वो सहनशील नहीं होता है। वो पहले भी हमने देखा,
दे आर नॉट टॉलरेंट, दे आर इनटॉलरेंट, असहनशील है। फर्क क्या है? आज जो सत्य में है, उनका दिमाग में उनका एक मानसिकता है कि हमें बदला लेना बहुत जरूरी है। हमारे खिलाफ आपने कहा, आपने हमारी बात मानते नहीं है, हमारा विचारधारा के साथ नहीं है, तो आप देशद्रोही है, आप अर्बन नक्सल है, आप टुकड़े टुकड़े गैंग है, आप राष्ट्रद्रोही है। इस तरह से हम देख रहे हैं। भीमा कोरेगांव के सुधा भारद्वाज, फादर स्टैन स्वामी का क्या हुआ जानते हैं। एक के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता जो राजनीतिक, जो विरोधी दल में है, और पत्रकार लोगों के खिलाफ किस तरह से ये जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जैसे आयकर विभाग, जैसे ईडी, जैसे सीबीआई का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। परंजय गुहा ठाकुरता साहब, जो परिस्थितियां हैं, जो मौजूदा सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या आम जनता से इसका सॉल्यूशन आपको निकलता दिख रहा है, या कि एक नए तरह के आपको क्या दिख रहा है कि किसी नए जेपी मूवमेंट या अन्ना मूवमेंट की ऐसी जरूरत महसूस हो रही है, या फिर जनता खुद ही राजनीतिक प्रक्रिया के तहत, एक पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत इस तरह के सिचुएशन को इरेडिकेट करेंगे? देखिए अभिषेक जी, ये कठिन सवाल आपने उठाया। इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। फिर भी आप जैसे कहा, देखिए जो हमारे जो कृषि क्षेत्र के लिए जो कानून जो मोदी जी को वापस लेना पड़ा, पहला बार मोदी जी ने दो शब्द का इस्तेमाल किया। एक शब्द है तपस्या, दूसरी शब्द है क्षमा। नहीं, उन्होंने बोला हम क्षमा मांग रहे क्योंकि एक हिस्से है जो हमारे कृषक भाई है, बंधु है, इनको मैं ठीक तरह से ये कानून कैसे उनका फायदा होगा ये मैंने ठीक समझाने हमने कोशिश किया, मगर सफल नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने क्षमा मांगा। मगर वो ये शब्द पहला बार इस्तेमाल कर रहे। नोटबंदी के लिए क्षमा कभी किसी ने नहीं मांगा मोदी सरकार का। अभी 5 साल हो गया उस समय। और जैसे हमारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश राय जी हमें याद करा दिया, चुनाव के पहले मोदी जी ने बहुत कुछ कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम सब सुना, आज भी आप सुन सकते हैं। तो देखिए, मैं लटियंस दिल्ली में नहीं रहता हूँ, मेरा घर इंडिया गेट से लगभग 30 किलोमीटर है, मगर वहां पे लटियंस दिल्ली में जिस तरह से चुनाव व्यवस्था और जिस तरह से चुनाव व्यवस्था के लिए पैसा मिल रहा है, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड, किसी को मालूम नहीं है कौन कितने पैसे दे रहे हैं, मगर इतना हमें मालूम है कि 90% से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो इस तरह से जिस तरह से चुनाव के ऊपर खर्च करना है, इसमें बिल्कुल पारदर्शिता नहीं। ये जानबूझ के परंजय सर, टीएन सेशन का चुनाव आयोग आजकल कहाँ है? सुशील चंद्रा का जो चुनाव आयोग है वो कहाँ है? वो तो कहाँ चला गया पता नहीं। हमारे अशोक लवासा जी भी मनीला चले गया, पता नहीं क्या हुआ। ये सब लोग कहाँ चले गए हमें मालूम नहीं है। और इन लोग के जो रिर है ना, जो कितना इसमें ताकत है या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अभी भी 2 महीना बाकी है। समय बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के आम आदमी को ये पता चला कि ये सारे संस्थाओं को, जैसे आयकर विभाग, जैसे ईडी, जैसे सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं। ये कठिन सवाल है, समय बताएंगे। मगर जैसे यूपीए सरकार के समय ये कोलगेट घोटाला के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई आपने पिंजरे में तोता, वो आज तोता नहीं है जी, वो वल्चर या ईगल, एक गिद्ध जो मांस खाते हैं, एक और पक्षी है, वो पक्षी का रूप बदल गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे अभी अभी कुछ देर पहले हमारे अजय शुक्ल जी ने कहा, ये पेगासस, आज भी भारत सरकार सबसे उच्च न्यायालय में ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमने खरीद लिया कि नहीं खरीदा। ठीक है, अब अगर आप कह देते कि हम खरीद लिया, तो ये इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की बात क्या होता है, हमें अभी भी समझ में नहीं आया। मैं इस केस में, मैं भी एक पिटिशनर हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रहे हैं। फिर भी देखिए, जैसे अजय शुक्ल जी ने कहा, फ्रांस के सरकार, मोरक्को के सरकार,
हंगरी की सरकार, दक्षिण अफ्रीका का सरकार, अमेरिकी सरकार बोला कि हम पेगासस को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया, वो हम उसके साथ कोई हमारा लेना देना नहीं है। और जहां से पेगासस या एनएसओ ग्रुप का शुरुआत हुआ था, जहां पे कंपनी है, जहां संस्था है, वहां का सरकार भी, इजराइल सरकार भी जांच कर रहे हैं। और ये कंपनी, अगर अखबार में, मीडिया में जो रिपोर्ट आ रहे, वो कंपनी डूबने वाले हैं। आज भी भारत सरकार एकदम उनका मुंह बंद है। हमारे माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी कहा सुप्रीम कोर्ट में सबके सामने कि हम ये नहीं बता पा रहे कि हम खरीदा कि नहीं, क्योंकि हमारे जितने आतंकवादी, उन लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा। देखिए, आज बिल्कुल जैसे हमारे चंद्रप्रकाश राय जी, हमारे शुक्ला जी ने कहा, ये बहुत आश्चर्य समय से हम जा रहे हैं। पहला बार हम देख रहे हैं कि 3 सीबीआई के निर्देशक, रंजीत सिन्हा गुजर गए हैं, हमारे आलोक वर्मा जी, सीबीआई अपने निर्देशक के ऊपर जांच चला रहे हैं। ये भारतवर्ष के इतिहास में हमने कभी नहीं सुना। सीबीआई इंक्वायरी अगेंस्ट सीबीआई डायरेक्टर, क्या आश्चर्य बात है। आप जानते हैं, हमें आज इतना मालूम है कि आलोक वर्मा जी, जब उसको वहां पद से हटा दिया गया रात को 12, 1 बजे, 2 बजे, उससे पहले ये राफेल घोटाला के ऊपर 3 व्यक्ति उनसे मिले थे, प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा जी और अरुण शौरी जी। क्या हुआ हमें मालूम नहीं। आज हमें यह भी पता चला कि फ्रांस में कि ये राफेल घोटाला के बारे में सुषेन गुप्ता जी एक है, उनके बारे में मॉरिशस का अटॉर्नी जनरल कुछ, तो हमें आज भी मालूम नहीं है था क्यों आलोक वर्मा जी को अचानक उनका पद से निकाल दिया गया। हमें यह भी मालूम है बहुत महीना से अस्थाना जी के साथ उनका संपर्क इतना अच्छा नहीं था। यही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, हमें याद दिला दिया सुखराम का कहानी, बहुत ही आश्चर्य कहानी, बिल्कुल ठीक। और मैं खत्म करना चाहता हूँ, जब सीबीआई वालों, उस समय जोगिंदर जी थे सीबीआई के निर्देशक, मेरा जितना याद है, देवे गौड़ा उस समय भारतवर्ष का प्रधानमंत्री थे। जब सुखराम का घर पहुंचा, उन्होंने देखा कि तकिया के नीचे, बिस्तर के नीचे, फलाने इतने बंडल नोट थे, और जब वो गिनना शुरू कर दिया कि एक बंडल में 100 होना चाहिए, देखा 90 है, किसी ने 95 है। मगर जो हमारे माननीय पंडित जी को घूस दे रहे थे, वो भी थोड़ा बहुत अपने जेब में डाल रहे थे, घूस दे रहे, क्योंकि उसका समय नहीं था इतना नोट गिनने का समय। और बिल्कुल ठीक कहा, जब भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, ये कहानी खत्म हो गई। जैसे हमें पता नहीं है मुकुल रॉय का कहानी फिर दोबारा हम सुनेंगे कि नहीं। हमने पीयूष गोयल के बारे में आपने सुना, उनका एक संपर्क था एक समय, ये पीरामल घराने के साथ, इसके विषय के ऊपर बहुत सारे लेख, ललित मोदी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना। सारी कहानियां भी खत्म हो गया, बंद हो गया। और आखिरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, आप हमें क्या बताने चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे विधायक है, इतने सारे सांसद है, इतने सारे कार्यकर्ता है, सब साधु संत है, सब एकदम सीधा रास्ता में चलते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ सीबीआई कभी नहीं जाएंगे इनके घर छापा लगाने के लिए, आयकर विभाग कभी नहीं जाएगा। तो देखिए, अब राजनीति है, और मेरे समझ से आम आदमी समझते हैं, मगर ये चुनाव के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये समय बताएं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल ठीक कहा। अब सब लोग को क्या आप गुमराह कर सकते हैं? अच्छा देखिए, इतने साल चल रहे थे अखिलेश यादव के साथ जो काम करते हैं, इसी समय इनके घर पहुंच गए आयकर विभाग छापा लगाने के लिए। क्या आप समझते हैं कि सारे लोग बेवकूफ है, उनको मालूम नहीं है? भैया, अगर इन्होंने कुछ खराब काम किया, कुछ टैक्स कर नहीं दिया या कुछ खराब किया, तो आज क्यों अचानक इनको याद आ गया, आज चुनाव का पहले? ये बहुत ही आश्चर्य हमें लग रहा है, और मैं समझता हूं लोगों को समझ में आ रहा है। और देखिए, मैंने एक चीज को जिक्र किया था पहले भी, मैं दोबारा कहना चाहता हूं,
5 साल पहले मोदी जी जब नोटबंदी की था, अचानक उसके बाद 3 महीना 2.5-3 महीना के बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुई थी, विधानसभा चुनाव, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत के आए हैं। 403 विधायक के मेरा के इस समय जितना याद है कि 217 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आम जनता सोचा कि हाँ, ये नोटबंदी के अमीर लोग हैं जो जिसके पास काला धन है, इनका खिलाफ है। ठीक, ये हम तो प्रायश्चित कर रहे हैं, मगर ये समाजवादी पार्टी का काला धन, बहुजन समाज पार्टी का काला धन ये खत्म कर दिया और लोग भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ये हमें मानना पड़ेगा। आज 5 साल के बाद मोदी सरकार नोटबंदी की बात नहीं कर रहे हैं जी। गुजरात के 2 बैंक आप जानते हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, ये कोई सहकारी बैंक है, जिसका एक बैंक में एक समय अमित शाह जी निर्देशक थे। और ये भी हमें मालूम है कि ये 2 बैंक में सबसे ज्यादा जो पुराना नोट में फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने उस बैंक का जिक्र कहा था कि शायद भविष्य में कोई ऐसी सरकार आएगी जो उस बैंक के कारनामों पर कोई जांच बिठाएगी। तो ये पूरा देश जानता है। और मौजूदा समय में आप सबने जो जिक्र किया, इन लोग शायद समझते हैं कि हम आजीवन चलाएंगे, मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल सही है, वो सोचते हैं हम शाश्वत हैं। देखिए धर्म के नाम में आज क्या हो रहा है। अयोध्या में देखिए इंडियन एक्सप्रेस का लेख छपा, कैसे जमीन बदल रहा है, करोड़ों रुपया इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। इसके ऊपर जांच नहीं होगा? आप अयोध्या में मंदिर बना रहे हैं और उसका आसपास जमीन का क्या हो रहा है? किसी ने जांच करेंगे? एक दिन ना एक दिन कोई ना कोई करेंगे जरूर।